नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 240वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और रिवीजन भी आपका अच्छे से हो जाता है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संयुक्त बैठक को लेकर के दो स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। क्या यह सही है? देखिए, कुछ दशाओं में अगर किसी विधेयक को लेकर के, अगर वो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, अगर वो विधेयक संशोधन वाला विधेयक नहीं है, संवैधानिक संशोधन वाला विधेयक नहीं है, सामान्य विधेयक है, और उस विधेयक को पारित होने में एक सदन में वो पारित हो जाता है, दूसरे सदन में अटका हुआ है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये 109 में नहीं है, ये बात 108 आर्टिकल में है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। आमतौर पर लोकसभा का जो प्रमुख होता है उसे स्पीकर कहते हैं, और जो राज्यसभा का प्रमुख होता है उसे चेयरमैन कहते हैं, यानी सभापति कहते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर दिया है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जब भी इसे बुलाया जाएगा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, अगर लोकसभा का स्पीकर उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर या जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो करता है। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो करता है। ठीक है, सही आंसर क्या है? पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। सूर्य की अलग अलग परतें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें आपने अंदर से यानी कि इनर साइड से शुरू करना है और सबसे बाहर की ओर आपने आना है। सूर्य की सबसे आंतरिक परत, सूर्य का सबसे भीतरी हिस्सा क्या होता है? सूर्य का सबसे भीतरी हिस्से को कोर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 आएगा। कोर के बाद सूर्य की जो अपर सरफेस है वो होती है, जिसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। 3 के बाद 2 आ जाएगा। प्रकाश मंडल के ऊपर एक पतली सी परत होती है, जिसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि 1 आ जाएगा। और सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय जो चमकता है, उसे कहा जाता है कोरोना, क्योंकि वो मुकुट की तरह होता है, यानी कि किरीट, यानी कि 4। 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा। 3 2 1 4। तो सूर्य का सबसे अंदर का हिस्सा उसे कहा जाता है कोर। उसका जो सरफेस है उसे कहते हैं हम फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। सरफेस का जो किनारे वाला हिस्सा होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं, और जो हमें उसका सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बना था एक पेपर में कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग चमकता है, बाकी सारी चीजें उसकी छुप जाती हैं, ये हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसे ही सूर्य मुकुट कहते हैं, इसे ही कोरोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। रिट से संबंधित 2 स्टेटमेंट हैं, देखिए। वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ वो 1950 में हुआ। देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1950 में जाकर बना। सवाल यह है कि 1950 से पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने से पहले, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, केवल उसके पास अधिकार था रिट जारी करने का, यानी जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है उसके तहत। पहला वाला कथन आपका गलत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बना था तब तक
3 हाई कोर्ट के पास ये अधिकार थे कि वे रिट जारी कर सकते थे। कौन कौन से हाई कोर्ट थे? एक था कलकत्ता हाई कोर्ट, एक था बॉम्बे हाई कोर्ट और एक था मद्रास हाई कोर्ट, जो ब्रिटिश काल में भी प्रमुख प्रेसिडेंसियां रही थी। इन तीनों के हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार था। तो 1950 तक 3 हाई कोर्ट के पास ये शक्ति थी, जिनके नाम हमने देखे। तो पहला वाला गलत है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी न्यायालय के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी सरकार के खिलाफ वो रिट जारी कर सकता है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में। तो सेकंड वाला सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग क्या है? इंडियन ज्योग्राफी वाली सीरीज में जब हमने भारत की मृदाओं को कवर किया, उसमें हमने भारत की 4 सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है मिट्टियाँ भारत में, उनको देखा था, उनके प्रतिशत को देखा था। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, लगभग 43% क्षेत्रफल में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 18%। इसके बाद आती है काली मिट्टी, लगभग 15%। और फिर आती है नंबर 4 पे लेटराइट मिट्टी, लगभग 3.7%। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ यहाँ पर है नहीं, तो आपको पता है जलोढ़ का ही दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ को ही कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल में इसी मिट्टी का विस्तार है, यही मिट्टी पाई जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें से लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको यही मिट्टी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्न घटनाओं को उनके सही काल अनुक्रम में लगाएं। कई बार हमने इन घटनाओं के बारे में बात करी है डिटेल से, राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लासेस में भी बात करी है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपके 7 सितंबर से शुरू होता है और 1 दिसंबर तक चलता है 1931 में। ठीक है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, ये हुआ था 31 मार्च 1931 में। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो फांसी की सजा हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। और गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये भगत सिंह की फांसी से पहले ये घटना घटी थी 5 मार्च 1931। अब आपने इनको क्रमवार लगाना है। हमने इनको डिटेल में भी पढ़ा था कि गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, तो सबसे पहले 4 आएगा। इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे जितने भी उन्होंने गिरफ्तार किए हैं भारतीय आंदोलनों के दौरान, उनको वो रिहा करेंगे, लेकिन जो हिंसक आंदोलन हुए या हिंसा के आरोप में जो बंदी हैं उनको वो नहीं छोड़ेंगे। इसी आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ा गया। 5 मार्च के बाद यानी गांधी इरविन समझौते के बाद 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा हो जाती है, यानी 4 के बाद आ जाएगा 3। 23 मार्च को इनको फांसी होती है। 31 मार्च को कांग्रेस का कराची अधिवेशन यानी लगभग 1 हफ्ते के बाद ये अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है क्योंकि उन्होंने इनकी फांसी को नहीं रोकने का प्रयास किया, ऐसा उन पर आरोप लगे। इसी समय गांधी जी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। क्वेश्चन आता है ये कब और किस संदर्भ में कहा था? जब उनका विरोध हुआ तब कहा। ठीक है, और उसके बाद फिर 1931 में सितंबर में शुरू होता है गोलमेज सम्मेलन दूसरा वाला। तो आपका सही क्रम क्या बना? 4 3 2 1 यहाँ पे सही क्रम बन जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा क्या था? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हम जिसको कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हम जिसको कहते हैं, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1789 में। डेट सहित पूछेगा, 14 जुलाई इसकी एक महत्वपूर्ण डेट है। 14 जुलाई को ही फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसके साथ ही फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है और गणतंत्र की शुरुआत वहां पे होती है। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता, यानी स्वतंत्रता हो, सबको आज़ादी मिले, भ्रातृत्व यानी बंधुत्वता हो, भाईचारे का माहौल हो, और समानता हो, सारे के सारे बराबर हों। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा आपसे पूछा जाता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी भ्रातृत्व यानी भाईचारा। ठीक है,
फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और विश्व इतिहास की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, चाहे वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, जर्मनी इटली का एकीकरण हो, विश्व युद्ध के बारे में हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, रशियन क्रांति हो, उन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप अगर उसको नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह क्या है? देखिए, जो हमें कच्चा तेल मिलता है धरती से, जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या है? देखिए, कुछ ऐसे स्रोत हमारे होते हैं ऊर्जा के जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले होते हैं, जैसे तेल हो गया, इसके अलावा कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, गोबर हो गया, ये सब हमें प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं। तो तेल कैसा हो जाएगा? तेल आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। गैर प्राकृतिक क्या होते हैं? जो हमने विकसित किए हैं, जैसे हमने सोलर एनर्जी को विकसित किया है, हमने पवन ऊर्जा को विकसित किया है, परमाणु एनर्जी को विकसित किया है, वो गैर प्राकृतिक में आ गए। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा यहां पर आपको देखना है कि ये नवीकरणीय है या गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका उपयोग दोबारा से किया जा सकता है या सतत रूप से किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इस तरह की। गैर नवीकरणीय वो होते हैं जो हमें प्रकृति से तो मिल रहे हैं लेकिन वो एक निश्चित संख्या में है, इनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, इनकी उपलब्धता सीमित मात्रा में है। जैसे पेट्रोल हो गया, इनकी मात्रा सीमित है, कभी ना कभी पेट्रोल समाप्त होगा, लेकिन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये आपकी लगातार चलती रहेंगी। तो जो पेट्रोल है, जो कच्चा तेल है, ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो आपने बताना है कच्चा तेल क्या है, ये प्राकृतिक है और गैर नवीकरणीय है। 2 और 4 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। हाई लेवल भाषा के जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, हाई लेवल भाषा के जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं इनको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाद में इन प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। शुरुआत में इनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बाद में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको पढ़ सके। ठीक है। आधा बाइट को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, आधा बाइट इसको क्या कहते हैं? आधे बाइट को निबल कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर में मेमोरी की, वो बिट होती है। ठीक है। जब हम 8 बिट मिलाते हैं तो बनता है 1 बाइट। ठीक है। यानी कि 4 बिट का क्या बनेगा? आधा बाइट बनेगा। ये जो आधा बाइट है यानी 4 बिट के समूह को कहा जाता है निबल। तो इसको आपने ध्यान रखना है। 8 बिट का होता है 1 बाइट और 4 बिट को निबल कहते हैं यानी आधा बाइट। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? देखिए, आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी जब लगती है तो यह किसकी सलाह पर लग सकती है? पहले संविधान में यह प्रावधान था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर आप लगा सकते हो, वहां पर भी सलाह थी, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसे बदल दिया गया। अब इस पर लिखा हुआ है जो संघीय मंत्रिमंडल है, ध्यान रखना मंत्री परिषद नहीं लिखा गया है, जो मंत्रिमंडल है जिसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, इनकी सलाह के ऊपर, लिखित सलाह के ऊपर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा सकता है। सही आंसर क्या होगा? संघीय मंत्रिमंडल। और ये किस आर्टिकल संशोधन के तहत व्यवस्था हुई? 44वां संशोधन 1978 में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1773 में और इसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो W3C यानी कि 3 W है आपके और एक C है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम है, बेसिकली यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम क्या होता है? जो वेब टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए ये मानक बनाता है ताकि जो इंटरनेट है उसकी साइट्स हैं वो अच्छे से चलती रहें। वेब के लिए नियम बनाना, मानक यानी स्टैंडर्ड्स को तैयार करना, इसके अलावा अलग अलग जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो संगठन है, उनके साथ मिल करके इंटरनेट को सभी तक पहुंचाने का काम ये संस्था करती है। इसकी स्थापना 1994 में www के जो आविष्कारक थे टिम बर्नर ली, उन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है।
फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? देखिए, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1572-73 के दौरान अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था और गुजरात को जीता था। इसी उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो जैन तीर्थंकर रहे हैं, टोटल 24 जैन तीर्थंकर रहे हैं, उनमें से 23वें थे पार्श्वनाथ। ये भी एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म में। इनका जो निर्वाण प्राप्ति स्थल है वो भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि समेद पर्वत का संबंध किससे है? इन्हीं से है। मुख्य तौर पर 24 तीर्थंकरों में से आधे से ज़्यादा तीर्थंकर जो थे उनकी निर्वाण प्राप्ति जो हुई वो यहीं पर हुई थी, समेद शिखर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो इनमें से कौन कौन हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? देखिए, भारत में अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें सबसे पहले थे सरदार पटेल। यहां पर उनका नाम है नहीं। दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन रहे भारत के? इनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई यहां पर हैं। उनके बाद जगजीवन राम यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बनते हैं, सही है। वाई चौहान भारत में उप प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, चौथा वाला गलत है। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनने से पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 को छोड़कर बाकी सभी उप प्रधानमंत्री रहे थे। जहाँ जहाँ पे 4 है एलिमिनेट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एक और सवाल बनता है आपसे, कौन से उप प्रधानमंत्री थे जो 2 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम करें? तो सही आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल का। देवीलाल जो थे ये भी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1989 से 1990 के बीच में जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके उप प्रधानमंत्री बने। बाद में 1990 से 91 तक जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भी अपना उप प्रधानमंत्री इन्हीं को बनाया था। ठीक है, तो 2 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर उप प्रधानमंत्री काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? चौधरी देवीलाल। ठीक है, अगला, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, जो संसद की अलग अलग समितियां हैं उन्हीं में से एक है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। इस समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस समिति का यह जो समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसे लोक उपक्रम समिति भी कहते हैं। 1964 में ये पहली बार बनी थी। किसके सुझाव पर बनी? तो कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनी। इस समिति का जो मुख्य काम होता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनके लेखों की जांच करना। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? विश्व पर्यावरण दिवस क्या ये 26 नवंबर को मनाया जाता है? गलत हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस क्या ये 5 जून को मनाते हैं? ये भी गलत हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को सही हो जाएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये आता है 5 जून को और पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आता है 26 नवंबर को। तो यहाँ पर जो डेट्स थे वो अदली बदली हुए हैं, इसीलिए दोनों के दोनों गलत हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने स्वतंत्र राज्यों और उनके संस्थापकों के युग्म में से कौन सा गलत है? देखिए, बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के साथ ही उसी के आसपास अस्तित्व में आता है। बहमनी साम्राज्य का जब विघटन शुरू होता है तो ये 5 स्वतंत्र राज्यों में टूटता है, जिसमें बरार था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा और बीदर था। ठीक है, बरार राज्य की स्थापना अहमद शाह नहीं करता है। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह करता है, सही है। अहमदनगर की स्थापना फतेहुल्ला खान नहीं करता। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह करता है और बीदर की स्थापना अमीर अली बरीद करता है, ये भी सही है। केवल पहला और तीसरा वाला आपका गलत है। आपको यही बताना था कौन सा सही है, पहला और तीसरा। ये गलत है, यानी ये आपका उत्तर है। ठीक है, जो बरार है इसका संस्थापक जो था वो फतेहुल्ला खान था और अहमदनगर का जो संस्थापक था वो अहमद शाह था। ठीक है,
सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? पहला क्वेश्चन तो यह आपसे पूछा जाता है कि जो बारदोली सत्याग्रह था इससे संबंधित कौन है, किसके नेतृत्व में यह चला, इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो मिली थी वो इसी आंदोलन के बाद मिली थी। जो बारदोली सत्याग्रह है ये 1928 में हुआ था। बाद में इसका इन्होंने सफल नेतृत्व किया और बाद में इनके सफल नेतृत्व के बाद महात्मा गांधी ने यहाँ की महिलाओं की तरफ से इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो सेबी है हमारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, उसको लेकर के 3 स्टेटमेंट है। देखिए, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक संस्था यानी इसकी स्थापना जब हुई तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। सेबी का उल्लेख संविधान में नहीं है तो ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक थी। ठीक है। दूसरा, 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश के द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। शुरुआत में इसकी स्थापना तो कर दी गई, बाद में इसके लिए एक अधिनियम लाया गया यानी एक्ट, शुरुआत में अध्यादेश के माध्यम से, बाद में संसद से इसे पारित कराया गया और इसे वैधानिक दर्जा यानी कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। यह हुआ था 1992 में, ना कि 94 में। सेकंड गलत है। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ये आपका सही है। जो कथन 3 है वो भी सही है। आपको पूछा है इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो पहला और तीसरा कथन सही है, सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है हमने वो भी देखा, यहाँ पर 1992 होना था। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।